हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस सीरीज़ में हम लोग समझ रहे हैं कि पीएसआई और ऑप्शनल हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो 15 यूनिट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 16वीं यूनिट है और 16th यूनिट है स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस कमीशंस। तो बहुत सारी कमीशंस इसमें दी हुई हैं। तो बहुत सारी कमीशंस में से यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे भी हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको नेचर उसका पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछेगा। तो इसी वजह से हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ज़रूरी हो जाता है। तो आप जिस भी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी नोट्स आपके पास हैं, अगर आपने खुद से भी बनाए हुए हैं, तो अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन नोट्स से सॉल्व नहीं हो रहे तो वो नोट्स किसी काम के नहीं है। तो आपको बेसिकली अपनी तैयारी उन लाइंस पे करनी है जहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व हो, क्योंकि वही मेन एम है हमारा कि एग्ज़ाम क्रैक करना। तो फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये सारे लाइंस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, जिसमें से रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिविजन इन द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, देन कॉम्पोजिशन फंक्शनिंग एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पर ही रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैग में भी इसी टाइप का आप देखोगे कि रोल ऑफ कैग पूछा जा रहा है। देन यहाँ पर भी ये लाइन भी आप पूरा पढ़ोगे, अकाउंटेबिलिटी, ये भी काइंड ऑफ एक रोल में ही आ जाएगा। रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑल्दो हमने ये अपने स्ट्रक्चर में अलग से कवर किया है। एंड देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी जनरल क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें से एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। तो इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा वेटेज का भी, कि कहाँ से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, कहाँ से कम पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन लेवल आप रख सकते हो। जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा है उसको आप एंड के लिए रख सकते हो, बट प्रिपेयर तो हमें करना ही है। ठीक है, फिर इंटर स्टेट कमिटीज़ में से पूछा है। ऑल दो यहाँ पर आप सिलेबस में देखोगे तो आप सिलेबस के टॉपिक्स देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा कि इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फिनेंस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ये सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ से देख के अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हम हो सकता है सिलेबस के टॉपिक्स में तो बहुत जनरल प्रिपरेशन अपनी रख लें कि यही टॉपिक सारे कवर करके चले जाए, जो कि हमें करना भी है। तो आपको अपना स्ट्रक्चर सबसे पहले ये रखना है कि सिलेबस के टॉपिक्स कवर हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं बट ये सिलेबस के टॉपिक में नहीं है। जैसे इंटर स्टेट कमिटीज़ में से क्वेश्चन आ गया, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट कमिटीज़ में डायरेक्ट क्वेश्चन है। नीति आयोग है, इसमें से क्वेश्चन आ गया था, 2015 का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग। तो ये थोड़ा सा जो सिलेबस के टॉपिक्स है उसके हट के आया है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली सिलेबस के टॉपिक प्रिपेयर करते हो उससे हट के ज़रूर है, बट ऑल इन ऑल आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसी वजह से ज़्यादा है, क्योंकि उससे आपको पता लग जाता है। फिर नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि ऐसे भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि आपके सब टॉपिक्स बने इन्हीं टॉपिक्स का। वो कहाँ से पता लगता है? वो हमें बुक से पता लगता है। बुक्स यहाँ पर मैंने दी हुई हैं आपको, इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए जो भी बुक्स रेफ़र करनी है वो यहाँ पर दी गई हैं। जैसे पी मैथ्यू रेफ़र करोगे आप, द लॉ एंड एट्रॉसिटी इज अगेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। जे हॉफमैन एंड पी ग्राम की किताब है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें ह्यूमन राइट्स वाला सेक्शन आपको पढ़ना है। फिर साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, 2006 का उनका वर्क है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स की आपको पढ़ना है। एम मोहंती का, मनोरंजन मोहंती की बहुत अच्छी किताब है, वेपन ऑफ द ओप्रेस्ड, इन्वेंट्री ऑफ पीपल्स राइट इन इंडिया। बाकी अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन करना चाहते हो, हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमने पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर अपने नोट्स बनाए हैं। ये बुक सारी रेफ़र करके उनके सब टॉपिक्स जो प्रॉबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे भी यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आप खुद से प्रिपरेशन चाह रहे हो करना तो उस केस में यहाँ पर पूरा आपके लिए ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यूनिट 16 जब स्टार्ट करोगे, इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कि है क्या स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस कमीशंस क्या होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन, मैंने आपको क्वेश्चंस तो दिखाई दिए थे, यहाँ पर आप और थोड़ा सा डिटेल में देख लोगे। इसका आप इंट्रोडक्शन दोगे, होती क्या है, रोल क्या है, रोल में आप कॉम्पोजिशन फंक्शन एंड रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स एक्सप्लेन हो जाएंगे कि सक्सेस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्टेटस एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पोजिशन फंक्शनिंग, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताओगे, फंक्शंस पावर्स बताओगे, कुछ एग्जांपल्स बताओगे, जिसमें एग्जांपल्स में एक एग्जांपल ये भी आएगा रिवाइज्ड इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें बेसिकली जो रिवीजन किया गया है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में उसको आप एग्जांपल्स केस स्टडीज़ के फॉर्म में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे, क्रिटिसाइज़ करके इसको कंक्लूड कर दोगे।
फिर कैग आता है, तो कैग में भी मैंने आपको दिखाए थे किस टाइप के क्वेश्चन है। इसका भी आप इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन में आप पूरा कैग के बारे में लिख दोगे, यहाँ से आपका ये आंसर कवर हो जाएगा। रोल एंड सिग्निफिकेंस बताओगे, तो रोल क्या है, फंक्शनिंग क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और कैग की, इसको आप थोड़ा सा सिमिलैरिटी कंपैरिजन मोड में आप चलोगे, लास्ट 2 डिकेड्स में इनके रोल फंक्शंस क्या रहे हैं। उसके बाद रोल बताओगे, कैग का बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि गुड गवर्नेंस प्रमोट करने में क्या रोल है। ऑडिट फंक्शंस इसके क्या रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी क्या है, जिसमें अब 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, यही सेम अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्व्स एज वॉच डॉग ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। फिर नोटेबल रिपोर्ट्स आप यहाँ पर कुछ मेंशन करोगे एंड कंक्लूड कर दोगे। नोटेबल रिपोर्ट्स बेसिकली आपके बाकी के टॉपिक्स में जो आपके स्टडी करते हो यहाँ पर रिपोर्ट्स आ जाएंगी आपकी। फिर फाइनेंस कमीशन में से एक ही क्वेश्चन आया गया था और बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है 2022 का, कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स बताने थे 14 फाइनेंस कमीशन के, जो कि आपके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को इंडिया में प्रमोट करती है और स्ट्रेंथन करती है। तो पॉलिसी इनिशिएटिव बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन तो ऐसा कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन आप इसका दोगे, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड फंक्शंस बताओगे, क्राइटेरिया क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, इम्पैक्ट बताओगे स्टेट पे क्या है, उसी में ही एक टॉपिक ये भी आ जाएगा, देन कंक्लूड कर दोगे आप इसको। फिर यूपीएससी में से जो क्वेश्चन आया था 2003 में, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था यूपीएससी का, इसको आप इंट्रोडक्शन में ही पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें यूपीएससी में आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, ये टॉपिक में ही स्ट्रक्चर है आपका। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, रोल बताओगे क्या है, इसमें से 2011 में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। फंक्शंस ड्यूटीज़ पावर्स बताओगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एज पर आर्टिकल 333। तो यहाँ पर उसी सेम बेस पर क्वेश्चन पूछा गया, फंक्शन ड्यूटीज़ पावर of the appropriate national commission as laid down in clauses 5, 8, 9 of article 338 of the constitution। तो यहाँ पर ये भी नहीं दिया हुआ कि कौन से नेशनल कमीशन का पार्ट है ये, यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल दे दिया, ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड करना कि आर्टिकल 338 में कौन सा नेशनल कमीशन आएगा, फिर उसकी फंक्शंस ड्यूटीज़ पावर्स आपको एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पर उसी सेम रिगार्डिंग आपको बात करनी है। फिर मॉनिटरिंग एंड सेफ गार्डिंग राइट्स 2014 में एक क्वेश्चन आया था, वर्किंग ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट, इसको आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या मॉनिटरिंग एंड सेफ गार्डिंग राइट्स में क्यों आता है ये, क्योंकि देखो जब भी आप शेड्यूल कास्ट की बात करते हो कि उनका नेशनल कमीशन का वर्किंग कैसा चलता है, तो उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है, अगेंस्ट दलित्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है, उसको कर्ब हम कैसे कर सकते हैं, तो उनके राइट्स हम सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं, उन पर मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, समझ गए आप। तो इसी वजह से ये टॉपिक इसका पार्ट रहेगा। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए क्या किया गया है, ये यहाँ पर जो भी पॉइंट्स बनेंगे ना, वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड बन जाएंगे, ठीक है। अवेयरनेस एम्पावरमेंट के लिए क्या किया गया है। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें से ऑल्दो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट अब ये सारी सब हेडिंग्स कैसे पता लगी, तो ये आप जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं वो आप रेफ़र करोगे, तो वहाँ से आपको प्रॉपर सब हेडिंग्स पता लग जाएंगी कि इसमें से और सब हेडिंग्स क्या हो सकती हैं, या यूपीएससी कौन से क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके यहाँ पर ऑल दो गिवन है, तो इसके अलावा आपको कुछ करने की नीड है नहीं, हमने करके दिया है ऑलरेडी। एक चीज़ और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या यहाँ पर इतना करने से हो जाएगा क्या, आपको ये समझना पड़ेगा 40 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, यूपीएससी रिपीट कर रहा है अपने क्वेश्चन, तो वो एक क्वेश्चन जो कि सभी के लिए नया होगा, अगर नया आ जाएगा उस चक्कर में आप इधर उधर भटकोगे, तो जो 99 क्वेश्चंस हैं उसको आप लूज़ आउट कर दोगे। और आपको भी पता है इन दी एंड एग्ज़ाम निकालना होता है, 99 क्वेश्चन में तो आप टॉपर बन जाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अपनी प्रिपरेशन आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली करनी पड़ेगी, और पिछले 40 साल के क्वेश्चन सारे कवर कर लेना। 40 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और ये बहुत 40 यूनिट है आपकी। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, कहीं की भी आपने ज्वाइन की हुई है, आप ये समझना पड़ेगा ऑफलाइन कोचिंग 2 से 3 महीने की होती है, और उसमें डिक्टेट करते हैं। 2 से 3 महीना अगर कोई डिक्टेट करने पे जा रहा है, तो आप खुद से हिसाब लगा के भी कर लोगे ना, तो 40 यूनिट्स कवर करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका, ठीक है। और 3 महीने तो मैं कह रही हूँ आपको कि 2 महीने आपको मैक्सिमम मिलते हैं, 1 महीना आप लगा के चलो, बल्कि 1 महीने में 40 यूनिट कर लो, 2 महीने आप अपने रिवीजन भी तो करोगे, लिख लिख के भी तो देखोगे, टेस्ट सीरीज़ कैसे करोगे आप, ये सारी चीज़ें। रैंडम टेस्ट सीरीज़ मत करना, अपनी टेस्ट सीरीज़ खुद की बना लो चाहे तो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सिनॉप्सिस ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट सीरीज़ करो। रैंडम टेस्ट सीरीज़ मत करना कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन बनानी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले जो लोग हैं उनका यूपीएससी के लेवल से कोई भी मैच नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी।
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ही जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है उसके बेस पर अगर आप टेस्ट लिख कर देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा यूपीएससी की डिमांड क्या है और क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स नेशनल कमीशन जो है इसके आप इंट्रोडक्शन दोगे, ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव बताओगे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताओगे, लैंड एंड फॉरेस्ट राइट के बारे में बात करोगे और इनकी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में बात करोगे। फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, रोल बताओगे नेशनल कमीशन फॉर विमेन का क्या है। इसमें से जैसे 2019 और 2012 में दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें रोल पूछा गया था नेशनल कमीशन फॉर विमेन का क्या है, क्या आपको लगता है ये टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। फिर रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन, अगेन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि रिपीटेटिव है। इसमें भी अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नोट्स में सॉल्व नहीं होते तो फिर फ़ायदा ही क्या है, तो पैसे बर्बाद करने वाली बात है। अदरवाइज़ आप खुद के नोट्स बनाओ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी कोचिंग। ऑल्दो हम लोग बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और अगर आप नहीं भी लेना चाह रहे हो और आपके पास जो नोट्स हैं उसी में ही आप ये सारे क्वेश्चंस को इनकलकेट करने की फिर कोशिश करो, ताकि पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा के जाने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और सिर्फ इतना कर जाओगे हो जाएगा, इसके अलावा करने की नीड नहीं है, सिर्फ इतना काफ़ी हो जाता है। ये किताबें काफ़ी हो जाती हैं और ये 40 साल के क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सब कवर्ड है, ऑलमोस्ट क्या सभी कवर्ड है, ओके। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज़, फिर लीगल इंटरवेंशंस पे बात करोगे, अवेयरनेस एडवोकेसी पर बात करोगे। फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसमें से 2016 में क्वेश्चन आया था, रोल ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इंट्रोडक्शन दोगे, रोल एंड फंक्शंस बताओगे, कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस बताओगे। जिसमें से एक क्वेश्चन आया था 2010 का, इफेक्टिवनेस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन रिड्रेसिंग ग्रीवेंसेस पर्टेनिंग टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया। तो उसी सेम में कंप्लेंट्स और इन्वेस्टिगेशन में कि कैसे ये लोग काम करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन फिट होता है, जिसमें आप इवैल्यूएटिंग द एफिकेसी ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस हेडिंग में आप दोगे। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करोगे, अवेयरनेस और एजुकेशन के बारे में बात करोगे। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ आ जाता है, जिसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, पहले तो होता क्या है, और ऑब्जेक्टिव और मैंडेट बताओगे, कैसे राइट्स का प्रोटेक्शन होता है वो बताओगे आप। फिर रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ आप बताओगे, जिसमें बेसिक इशू क्या है कि यहाँ पर माइनॉरिटी के राइट्स को प्रिजर्व, प्रमोट, प्रोटेक्ट कैसे किया जा रहा है, इसमें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का क्या रोल है, वो आप इस सब हेडिंग में दोगे। तो रोल में आ जाएगा ये बेसिकली। कंप्लेंट रिड्रेसल कैसे होगा, पॉलिसी रिकमेंडेशंस कैसे होंगी। फिर नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, रोल बताओगे अगेन नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का। इसमें 2022 में अभी रिसेंट क्वेश्चन है कि हाउ फार इज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड एम्पावर्ड बॉडी असेस इट्स रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइजिंग डिमांड फॉर बैकवर्डनेस अमंग डोमिनेंट कम्युनिटीज़। आजकल हर कोई बैकवर्ड बनना चाह रहा है ना। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कैसे होगा, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। अब ये सारे टॉपिक्स तो थे जो कि सिलेबस में डायरेक्ट हेडिंग्स हैं आपकी। अब हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो सिलेबस में डायरेक्टली हेडिंग्स दी नहीं हुई है, पर हमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाती है। जैसे कि इंटर स्टेट कमिटीज़ है, इंटर स्टेट काउंसिल पे आया था, 2019 का क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, डिस्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ नॉट कम ऑफ एज। फिर इंटर स्टेट कमिटीज़ पर बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, कमेंट और इंटर स्टेट कमेटी, 2009 का क्वेश्चन आया था, तो 9 में आया था, 19 में आया था। फिर नीति आयोग पे 2015 में क्वेश्चन आया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो ये आपके ये क्वेश्चंस थे जो आपको प्रिपेयर करने हैं, इसके इर्द गिर्द आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ये टॉपिक्स आप कर जाना बस प्रिपेयर, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर वाइज एक्सप्लेन कर दिया है। 40 साल के क्वेश्चन इनमें पूरे स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन्ड है। जो भी क्वेश्चन आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं में से आने चाहिए, इसके बाहर से नहीं आएंगे। और इसके बाहर से अगर आ भी गया तो फिर वो सभी के लिए नया क्वेश्चन होगा, जितना आपको आता है उतना ही बाकियों को आता है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये वाली बुकलेट अगर आपको डाउनलोड करनी है synopsisis.com वेबसाइट विजिट करना। आप यहाँ पर कोर्सेज़ में जाओगे तो ऑप्शनल कोर्सेज़ में PSI और ऑप्शनल का कोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो PSI और ऑप्शनल के कोर्स में आपको जो भी कोर्स अपने लिए सूटेबल लगता है वो आप देख सकते हो। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, यहाँ पर क्लिक करो, देन डेमो कंटेंट में क्लिक करना। आपको पिछले 40 साल की ये जो बुकलेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो डाउनलोड करना और उसके इर्द गिर्द आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। देखो कि UPSC कैसे रिपीट कर रहा है क्वेश्चंस, वेटेज क्या है,
कि कौन सा यूनिट की ज़्यादा वेटेज है, कौन सा यूनिट की कम वेटेज है। यूनिट 10 बहुत बड़ा है, जो थिंकर्स वाला यूनिट है, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वेटेज है इसकी, बट आप खुद देखो पिछले 40 साल में कितने क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन साल में एक बार पूछ लेता है, 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको इसी यूनिट से दिखा दिए, 2 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज हर यूनिट में आ जाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके यूनिट 8 में आ जाते हैं, यूनिट 2 में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि मार्केट में हाइप क्या बनी हुई है, कि लोग फैकल्टीज़ क्या क्या बोल रही हैं जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है। और आप प्रॉपर फैक्ट से आप खुद से चेक करके देखो उस चीज़ को कि यूपीएससी क्या बोल रहा है और बाकी फैकल्टीज़ मार्केट में क्या बोलती हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। और कोई इशू हो, कोई भी सवाल पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।